हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो भारत के फर्स्ट केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी पर होगा? केंद्र सरकार ने फैसला किया है और दुनिया का दूसरा और भारत का पहला ऐसा ब्रिज होगा, तो मंजूरी मिल गई है। कहाँ पर निर्माण होगा, किस नदी पर निर्माण होगा, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में और क्यों खास है ये भारत का पहला ऐसा ब्रिज। अगला टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। बहुत सारी, तो कई यूनिट लॉन्च की गई। क्या है ये यूनिट, कितनी लॉन्च की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वहाँ विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। तो क्या है योजना, उसके बारे में बात करेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसकी काफ़ी चर्चा है, उस पर भी बात होगी। 2022 की इंडिया की रैंकिंग और क्यों ऐसी रैंकिंग है और उसका मतलब क्या हुआ, वो बताएंगे आपको। राष्ट्रपति ने एक आईआईटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है, वो बात होगी। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एशिया कप है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आपसे यही अपील है, शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो। तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज, उसके निर्माण की मंजूरी किस नदी पर करने की मतलब परमिशन दी है, मंजूरी दे दी है? आंसर होगा कृष्णा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ये फैसला कर लिया है और ये देश का पहला केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। इसके निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। क्या होता है ये, उसके बारे में बात करते हैं। और ये आप न्यूज़ भी देख रहे हैं और द हिंदू ने भी इस पर प्रकाशित किया है, कंटेंट प्रकाशित किया। और ये ब्रिज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी के ऊपर बनाया जाएगा, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या खास है ये ब्रिज, जो भारत का पहला ऐसा ब्रिज होने वाला है। तो क्या है नाम इसका? केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज। मतलब ये हुआ कि इसमें दो तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सी? जैसे इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, एक होता है केबल ब्रिज, जिसमें पिलर होते हैं ऊंचे, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, और ये केबल होता है, उससे खिंचा हुआ रहता है ये पूरा ब्रिज और इसी तरह से लोड रहता है। दूसरा होता है सस्पेंशन ब्रिज, जैसे ये है, जिसमें क्या है, इसमें एक वायर ऐसे गया है और यहाँ से ऊपर उठ गया है, तो ये इस पर सारा लोड है पूरे पर। ठीक है, अब जो ये ब्रिज बनने वाला है भारत का पहला, उसमें इन दोनों तकनीक को मिला दिया गया, इसलिए हम कहेंगे केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज। तो आप ये देखिए फोटोग्राफ, इसका मॉडल का ये फोटोग्राफ है और इसमें दो पिलर खड़े हैं नदी में। ओके, और इसमें यहाँ से इस तरीके से आप देख रहे हैं केबल भी गया है। ओके, ये है केबल और इसके अलावा सस्पेंशन भी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और सस्पेंशन पर ये लटका हुआ है ब्रिज। ठीक है, तो इन दोनों तकनीक को जब मिला दिया गया तो वो हो गया केबल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज। ये देश का पहला और दुनिया का दूसरा है। ये बात किसने कही है? तो ये बात नितिन गडकरी, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। ये ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा, वो भी मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ मैं। तो प्यारा भारत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तेलंगाना। मैप इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट होता है और समझ में आ जाना चाहिए। रटने से कोई चीज़ का समाधान नहीं, एग्जामिनेशन में समझ जाएंगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा। ओके, तो ये तेलंगाना, ये वाला जो हिस्सा है लैंडलॉक्ड है, और ये है आंध्र प्रदेश। एक बार मैं रेड कलर में मैप को क्रिएट भी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ कुर्नूल एक ज़िला है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो ये कृष्णा नदी यहीं से गुजर के जाती है, तो यहाँ पर एक ब्रिज बनेगा जो दोनों राज्यों को कनेक्ट करेगा। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। और किन दो राज्यों को कनेक्ट करेगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
क्लियर होगी बात, क्योंकि यही सवाल आपसे आएंगे पूछे जाएंगे कि किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। और अगर सवाल हो कि किन दो राज्यों को ये ब्रिज जोड़ेगा या कहाँ पर ये बन रहा है, तो दो राज्यों के बीच में बन रहा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लागत कितनी है इसकी? 1083 करोड़ रुपए, 1083 करोड़ रुपए। 30 महीने का वक्त लगेगा इसको बनाने में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पूरा होने के बाद जब ब्रिज बन जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। हालांकि नितिन गडकरी ने ये नहीं बताया कि दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज कौन सा है जो सस्पेंशन भी है और केबल ब्रिज भी है, दोनों का मिला हुआ है। ठीक है, अब मैंने इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन हालांकि मुझे वो दिखा नहीं। ओके, तो जब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं नितिन गडकरी, तो मान लेना चाहिए कि हाँ, ये दुनिया का दूसरा है और भारत का ये पहला है। तो आंध्र प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री कौन है? ये वाले आंध्र प्रदेश, तो इसके वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ है तेलंगाना, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में, अभी हाल ही में, कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी DBU शॉर्ट में कहेंगे से, तो उसको देश भर में लॉन्च किया है? आंसर होगा 75। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 जिलों में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया गया है। इस तरीके से ऑनलाइन लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करेंगे कि ये प्लान कब का है, तो ये पुराना प्लान है। 2022-23 का जो केंद्रीय बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने ये कहा था कि देश की जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो उस दौरान 75 जिलों में 75 DBU ये डिजिटल बैंक यूनिट की स्थापना की जाएगी, और वो हो गया। अब सवाल है कि क्या है ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट? एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे आउटलेट होंगे, मतलब एक शॉप का थोड़ा बड़ा सा रूप होगा, आउटलेट होगा, जिसमें बहुत तरह की डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। ओके, और ये सालों भर 24 घंटे यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है, ये दो बात। दूसरी बात क्या है कि ये सेवाएं बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा मिलेंगी, मतलब एक अलग किसी को बैंक हायर कर रहा है और वो सर्विस दे रहा है। मतलब ये हुआ कि इस यूनिट्स का संचालन प्राइवेट प्लेयर के द्वारा भी हो सकेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। तो जब प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ये संचालन होगा और डिजिटल बैंक यूनिट खुल जाएंगे, तो फिर जितने स्टाफ की ज़रूरत अभी बैंकों को है, फिर वो कम होगी। कैसे कम होगी आपको बताते हैं, ये भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। तो DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? तो इसमें जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं वहाँ आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट करा सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ से जाकर, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन एप्लीकेशन दे सकते हैं, स्टॉप पेमेंट के निर्देश दे सकते हैं वहाँ जाकर। ओके, चेक के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब के लिए आवेदन कर सकते हैं, खाते का विवरण देख सकते हैं आप, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर ATM मशीन भी होगा, पैसे भी निकाल सकेंगे। मतलब कि ऐसे ज़्यादातर काम जो एक बैंक के आप ब्रांच में जाकर करते थे, वो सारी के सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट में। ठीक है, तो इसको चलाएगा एक सर्विस प्रोवाइडर, इसके थ्रू चलेगा। तो इसमें धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे आउटलेट खोलेंगे। अभी तो 75 जिलों में ये खोले गए हैं, 75 आउटलेट, और आने वाले वक्त में ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो पहला होगा कि बैंकों का खर्चा कम होगा। बैंक को एक बड़े से ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ को रखना पड़ता है,
उसके बदले एक आउटलेट होगा और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये सारे काम किए जाएंगे। तो इससे जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बचेगा, जो रेकरिंग खर्चा है सैलरी का है वो भी कम होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि इसके जरिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता इसका प्रसार किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस बताए जाएंगे। अच्छा, अब अगर बात होगी कि कितने डिजिटल बैंक यूनिट जो हैं ये जो खुले हैं 75 उसमें कितने पब्लिक और कितने प्राइवेट बैंक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, इसमें इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं। तो 11 पब्लिक सेक्टर के हैं, 11 सरकारी बैंक हैं और 12 प्राइवेट बैंक हैं और एक फाइनेंस बैंक है, तो वो इसमें हिस्सा ले रहा है। तो अब सवाल ये भी है कि डीबीयू से अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि बैंक जो हैं वो भारत के ऐसे जगह पे पहुंच सकेंगे जहां पर ब्रांच स्थापित करना मुश्किल है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा पीएम डिवाइन। ठीक है, पीएम डिवाइन न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने ये डिवाइन को ये अप्रूव कर दिया है 6,600 करोड़ रुपए की जो स्कीम है पीएम डिवाइन उसे, और कहाँ के लिए? तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन सब के लिए। एक पोस्टर भी है जो पीआईबी ने जारी किया है। तो पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पीएम डिवाइन योजना के तहत 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसको लागू किया गया है। ओके, 22-23 से 25-26 तक के लिए, और इसे 15वां जो वित्त आयोग है उसके बचे हुए 4 वर्ष के लिए ही मंजूरी दी गई है। और इससे यही होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। युवाओं महिलाओं को सक्षम बनाना काम है। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया ही जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह। ओके, सामाजिक विकास की परियोजनाएं होंगी और रोजगार की स्थिति को बेहतर करने के बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे इसके जरिए, ठीक है। और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषित है, यानी केंद्र सरकार ये खर्च करिए 100% पूर्वोत्तर राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्यों घोषणा की गई है। ऐसा कहना है गवर्नमेंट का कि देश की आज़ादी के बाद से पूर्वोत्तर हिस्से में यानी नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो नीति आयोग और दूसरे जो संस्थान हैं उन सब ने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया था कि वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम बेहतर किए जाएं ताकि उधर का जो हिस्सा है वो डेवलप हो सके, वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है वो सब। तो अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तो कौन कौन से हैं, तो 7 सिस्टर्स तो हैं ही, साथ में एक सिक्किम। तो अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी समझ लेते हैं कहाँ कहाँ है मैप के थ्रू। ये रहा प्यारा भारत और इस तरफ जो कलरफुल दिख रहा है वो सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है। इधर वाले के जो हिस्से हैं ये सब 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाती है और प्लस अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम हो जाता है। तो कहाँ पर कौन कौन से ये हैं, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर है असम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, इधर मेघालय है और ये है सिक्किम, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और महत्वपूर्ण है, नई चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। शानदार तमाम एग्जामिनेशन में टकरा रहे हैं। अभी तो यूपी SSC पीटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत सारे टकराए हैं। अभी कमेंट्स आ रहे थे कि पंजाब का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें शानदार टकराए हैं क्वेश्चंस। तो तमाम एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही कंटेंट होता है और 1 साल के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। दीपावली तक छूट चल रही है, मात्र 150 रुपये में आपको मिलेगा ये, और इसके जरिए आपको मिलता है मेंबरशिप के जरिए पीडीएफ, साथ में मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज़ आपको मिलते हैं ताकि आपकी तैयारी कैसी है एग्जामिनेशन के लिए वो आप समझ सकें, और बुक्स पे छूट भी मिलती है।
और जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स का वो कई तरह के को होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो भी 3 तरह के, जैसे एमसीक्यू हो गया, वन लाइनर हो गया और एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल हो गया। ये सब आपको बहुत मदद करेंगे। देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसके बारे में बताया हुआ है एक वीडियो में कि कैसे मेंबरशिप लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है, कौन से स्थान पर? आंसर होगा 107। बड़ी खराब स्थिति है इंडिया की इसके अनुसार। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। देखिए इंडेक्स है 2022 का, लेकिन रेटिंग के जो आंकड़े हैं अंदर वो 2020 से संबंधित है। दरअसल पुराने आंकड़े होते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है, तब वो उसमें टाइम लगता है, इसलिए 2022 का है। और हंगर की रेटिंग में भूखमरी का मतलब एक्चुअल में भूखमरी नहीं है, इसका मतलब होता है बच्चों के कुपोषण से, और इसका कोई लेना देना अनाज उत्पादन और वितरण से नहीं है। ठीक है, हंगर इंडेक्स का आंकड़ा ये बताता है कि अनाज तो है भारत में, आपूर्ति भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, वे भूखे नहीं हैं लेकिन कुपोषित हैं। और रिपोर्ट तैयार की जाती है बच्चों को लेकर, बच्चों के कुपोषण को लेकर, लोगों के कुपोषण को लेकर। तो इस वजह से ये हम कहते हैं कि भूखमरी का इंडेक्स में हमारा स्थान 107 है। मतलब ये हुआ कि खाना है, वितरण की व्यवस्था हो रही है, लेकिन वो उन ज़रूरतमंद लोगों तक शायद नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से कुपोषण बढ़ रहा है और इसलिए हमारी ख़राब स्थिति है। अगर हम बात करेंगे कि टॉप देश कौन कौन से हैं, तो ये सब 1 से 17 तक एक ही रैंक के आसपास मिला है, उसको 1 से 17 तक रखा गया। ये सब देश आप देख रहे हैं, इसमें बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन वो भी बेहतर स्थिति में, क्रोएशिया, एस्तोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मार्गरेटा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की अब कहिए उसको, उरुग्वे, ये सब हैं। ठीक है, और ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं जो सब देश, वो उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। महत्वपूर्ण बात ये, पिछले कुछ आंकड़े देख लीजिए कि 2022 में अभी तो 121 देशों की सूची में 107 रैंक है। 2021 में पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी, 116 देशों की सूची में 101 रैंक थी। 2020 में, ये 2021 का था, 2020 में 94 और 2019 में 102 रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रिपोर्ट है। अब सवाल उठता है कि ये कौन जारी करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो आयरिश सहायता एक एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा जर्मन एक संगठन है, वेल्ट हंगर हेल्प। तो उन दोनों के संयुक्त रूप से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है और ये इस इंडेक्स के द्वारा दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। कैसे ये इंडेक्स को निकाला जाता है? तो कई तरीके हैं, जैसे अल्प पोषण, क्या स्थिति है वहाँ पर। अल्प पोषण का मतलब हुआ कुपोषण की वो स्थिति जिसमें पोषक तत्व जो है उसके गुण और मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, तो उसको हम अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होगा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन और ऊंचाई जो है वो कम है, ये बहुत ज़्यादा कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। मतलब क्या हुआ, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई जो है वो कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। और चौथा है बाल मृत्यु दर। मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कैसी है, रेशियो क्या है। तो इन सब की स्थिति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पड़ोसी देशों में क्या स्थिति है, तो इसमें नेपाल की जो स्थिति है वो हमसे बेहतर है, 81 रैंक है उसका। पाकिस्तान की स्थिति 99 है, हमसे बेहतर है। श्रीलंका की स्थिति 64 है, बेहतर है। और बांग्लादेश की स्थिति 84 है। मतलब हम अपने तमाम पड़ोसी देशों से ख़राब स्थिति में चल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो उसके जो मानक हैं वो ठीक से तय नहीं किए गए हैं, उसमें खामियां हैं, ऐसा कहना है।
तो जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतनी बड़ी बात हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि कुपोषण और भूख से निपटने के लिए भारत सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो कौन कौन से हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी का हो, सब में ज़रूरी है। पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को टारगेट करके उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सब्सिडी पर फूड प्रोडक्ट्स मुहैया कराने का अधिकार देता है। दूसरी स्कीम है पोषण अभियान। इसे 2018 में शुरू किया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य यही कि एनीमिया, अल्प पोषण, इन सब को कम किया जाए। ओके। तीसरा फूड फोर्टिफिकेशन, जो जिसके बारे में मैंने अभी कुछ महीने पहले बताया था, एक आध महीने पहले। ये एक प्रक्रिया है जिसमें दूध, चावल, नमक जैसे जो फूड प्रोडक्ट हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब को मिला दिया जाता है ताकि फूड प्रोडक्ट को और बेहतर किया जा सके और कुपोषण से हम लड़ सकें। अगला क्या है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इस मिशन के तहत 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको 12 वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज के दिए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है। अगला इनिशिएटिव क्या है सरकार का, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI उसका एक पहल है जो कि सभी को सुरक्षित और स्वस्थ साफ भोजन मुहैया कराने के लिए और फूड सिस्टम को बेहतर करने के लिए है। ठीक है, अगली स्कीम क्या है, इनिशिएटिव सरकार की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS योजना। इसे 1975 में शुरू किया गया था। इस योजना में 0 से 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं यानी 6 साल से कम उम्र के उनको और गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान करा रही हैं जो महिलाएं उनको पैकेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इसके अलावा भी कोविड-19 के दौरान जो चल रहा था उसमें मुफ्त अनाज की जो स्कीम है उसको और भी आगे बढ़ाया गया है। तो ये सब स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये भी महत्वपूर्ण है और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, केवल हंगर इंडेक्स ही आपको नहीं समझना है, इसके अलावा ये सारी चीज़ों को भी आपको जानना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों को ये पसंद आ रहा है कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों को, लाइक बटन दबा दीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन है उसे जब दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन नेवी ने किस न्यूक्लियर सबमरीन से अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, SLBM, इसको लॉन्च किया। ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल है यानी परमाणु हथियार ये ले जा सकता है। ठीक है, मिसाइल। आंसर होगा इसका क्या, INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत ये एक बहुत बड़ी घटना है डिफेंस सेक्टर में भारत के। ठीक है, इसको ये 14 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया INS अरिहंत के द्वारा और इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ओके, इसके जरिए, पनडुब्बी के जरिए। लेकिन कई सारे न्यूज़पेपर्स ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि ये K फैमिली से संबंधित K-15 है जिसको सागरिका भी कहा जाता है। हो सकता है ये है मिसाइल, लेकिन आधिकारिक रूप से ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मीडिया में इसी पर आधारित है। K नाम से जो मिसाइल है उस K-15 उसको K नाम जो है वो पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया और ये मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता वाला है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है ये मामला। कैसे लॉन्च की गई, इसमें आप ये इस तरह का सबमरीन है, ये न्यूक्लियर से चलता है यानी एटॉमिक रिएक्शन से ये चलता है, पूरा एटॉमिक जो फ्यूजन होता है उससे चलता है ये पनडुब्बी। और इसमें बहुत तरह के हथियार चलाए जा सकते हैं, ये सब आप देख रहे हैं, कई तरह के मिसाइल वगैरह लॉन्च किया जा सकता है इसके जरिए। कौन सा है, INS अरिहंत, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ये सबमरीन है।
मतलब भारत के स्वदेशी जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे हम K-15 की बात कर रहे थे, वो सब इससे लॉन्च किया जा सकता है। और ये बहुत ही ख़ास है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करेंगे जो लॉन्चिंग की गई है वो। क्यों? क्योंकि अब तक हम थल और वायु उसके ज़रिए तो हम न्यूक्लियर हमला करने की हमारे पास क्षमता थी, लेकिन अब ये जो टेस्ट हुआ है जिसके ज़रिए हमने मिसाइल को लॉन्च किया है, इससे ये साबित हो गया कि अब हमारी नौसेना के पास भी पूरी क्षमता है कि हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर ट्रायड यानी थल, जल और वायु, इन सब से मिसाइल लॉन्च करने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च तो पहले से ही हमारे पास पूरी क्षमता थी, लेकिन इसको भी हमारे पास पूरी क्षमता है। ठीक है, क्षमता तो थी, लेकिन हमने अब लॉन्च करके ये दिखा दिया है कि हम इसके काबिल हैं, और ये हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देखिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, दो मुख्य तौर पर चीन और पाकिस्तान, उनसे हमारे तनावपूर्ण संबंध रह रहे हैं लंबे समय से। और चीन ने तो कई पनडुब्बी को समुद्र में तैनात किया हुआ है और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और वो न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स से तैनात पूरा सबमरीन प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी था, जो कि ये किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड यानी AFBCWF, यहाँ पर इसमें आम आदमी या आम नागरिक के योगदान के लिए, आम व्यक्ति भी योगदान कर सके, उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा माँ भारती के सपूत। न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये लॉन्च किएगा माँ भारती के सपूत, और ये है वेबसाइट का एड्रेस, यही है माँ भारती के सपूत .MOD.gov.in। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, MOD मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसमें यही होगा कि तीनों सेनाएं हैं, उनके जो ऐसे सैनिक के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो लड़ाई के दौरान, अभियानों में उन्होंने बलिदान दिया है और गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं, उन सबको मदद दी जाएगी, और आम पब्लिक भी मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो असम वगैरह के दौर पे अभी थी द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत की, तो उन्होंने IIT गुवाहाटी में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ जिसमें उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, परम कामरूप, कहाँ पर? IIT गुवाहाटी में। ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है वो क्या है? 2015 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर बात करना ज़रूरी है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था, और इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इसके अलावा MIT यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो इसको चलाता है। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC के द्वारा पुणे में जो है, और IISc के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके तहत यही होता है कि तमाम जो अलग अलग संस्थान है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर की स्थापना कराई जाए ताकि रिसर्च में बेहतर काम हो सके। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, इसकी स्पीड कितनी है? 838 टेरा फ्लॉप है, और इससे रिसर्च करने में बहुत मदद मिलेगी कई तरह के, जैसे मौसम विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, कंप्यूटेशनल, केमिकल जो साइंस है उसमें एक काम आएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना बहुत ज़रूरी है, समझना भी, कि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जून 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, टॉप 500 लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसके अनुसार भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि
AI, ठीक है, परम सिद्धि AI है भारत का सबसे ज़्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर। ओके, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। अगर बात होगी कि अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है, USA का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैसेलब्लैड अवार्ड 2022 किस भारतीय को मिला है? आंसर होगा दयानिता सिंह। ये भारतीय फोटोग्राफर हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में 2022 का ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। फोटोग्राफ ये रहा बगल में हमारे, ठीक। ये स्वीडिश कैमरा डेवलपर और निर्माता एक कंपनी है, विक्टर हैसेलब्लैड। तो उसके नाम पर इसको ये अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इस बार इंडियन को मिल गया है, दयानिता सिंह को मिला है, ठीक है। भारतीय हैं वो, 61 ईयर के हैं और दिल्ली में जन्मी है और शानदार उनका करियर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये एशिया कप से रिलेटेड है। वुमेंस एशिया कप 2022 में कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? आंसर होगा इंडिया। इंडियन टीम चैंपियन बन गई है, ठीक है। 15 अक्टूबर को ये मैच जीत लिया है वुमेंस एशिया कप इंडियन टीम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। वुमेंस एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हरा दिया? आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया और वुमेंस एशिया कप 2022 वो जीत लिया है, ठीक है। यह है सेलिब्रेशन का फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वुमेंस एशिया कप 2022 में किस प्लेयर को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है? आंसर होगा रेणुका सिंह को मिला है, ओके। फाइनल मैच में रेणुका सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, बॉलिंग की, तो इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया फाइनल में, ठीक है। 3 ओवर में उन्होंने 5 रन खर्च किए और 3 विकेट ले लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वुमेंस एशिया कप 2022 में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? आंसर होगा दीप्ति शर्मा। फोटोग्राफ ये रहा, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर हैं दीप्ति शर्मा, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। 8 मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए और 94 रन भी उन्होंने बनाए, ठीक है। तो भारत ने इस बार 7वीं बार 7 टाइम्स है ये कि वुमेंस एशिया कप को जीत लिया। भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और कहाँ पर ये आयोजित किया गया था वुमेंस एशिया कप? इंपॉर्टेंट ये भी सवाल हो सकता है 2022 का, तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अक्टूबर। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर से जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो, गरीबी ख़त्म हो। और 2022 की थीम क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG उसका स्थापना दिवस यानी NSG रेजिंग डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 अक्टूबर को NSG की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, ठीक है। और ये इस बार 38th NSG रेजिंग डे हम लोग ये मना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था तमाम करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें, और मेंबरशिप अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे सुबह 6 बजे। पूरी कोशिश होगी कि आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाए आज की तरह।